दोस्तों, बॉक्स एफएम पर आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिनकी कलम से निकले शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। मिलिए अनामिका जोशी से, जो सभी के लिए स्वतंत्रता का सम्मान करती है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए समानता की सच्ची सपोर्टर है। अनामिका की कविताएं एक दर्पण है जिसमें समाज के हर पहलू की झलक मिलती है। उनकी रचनाएं न केवल सुनी जाती हैं बल्कि महसूस भी की जाती हैं। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर पर जाने के लिए, जहां शब्दों की ताकत और भावनाओं का मेल होगा। तालियों से स्वागत कीजिए अनामिका जोशी का, जिनकी कविताओं ने लाखों दिलों में जगह बना ली है। दिल की पोर पोर से अभिनंदन। बहुत मज़ा आता है जो लाखों दिलों में जगह बना लेते हैं और ये आप जगह बनाने की कोशिश करते हैं। बॉक्स एफएम आपका पोर पोर से हृदय की अभिनंदन करता है। स्वागत स्वागत स्वागत। कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ सर, थैंक यू सो मच इतने प्रेम से बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो दुनिया को प्रेम बांटते हैं उनके लिए हम तो बहुत कम कुछ दे सकते हैं। अनामिका का सफ़र एक बड़े आदमी बनने से पहले कैसा था, उस पे हम शुरुआती बात करते हैं। सर देखो, पहले तो वो बड़े आदमी वाला ही पॉइंट अभी हजम नहीं हुआ है, तो अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले का जो सफ़र था उसमें कहीं पर भी ये शायद मान पाना मुश्किल था कि मैं बड़े होकर कुछ कविताएं लिखूंगी या कुछ भी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी रहती है, आप उसी में कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाते हो। तो उससे पहले का सफ़र लिखने का तो था जी। पर वो अपने एडवर्टाइजिंग की कॉपीराइटिंग और उस तरीके के लेखन में ज़्यादा था। मुझे लगता है कि आज मैं जो भी कर रही हूँ उसका बहुत बड़ा श्रेय मेरे बचपन को जाता है, क्योंकि बचपन में जिस तरह से पापा कविताएं लिखते थे, हमें याद करवाते थे, और सिर्फ याद नहीं करवाते थे, मुझे लगता है रुचि वहाँ से पैदा हुई जहाँ पर उन्होंने कविताओं के साथ साथ कवियों के बारे में भी मुझे समझाना शुरू किया। वाह, क्या बात। तो पहली एक पेज तो हमारी पूरी उससे भरी हुई होती थी कि कवि कहाँ को बिलोंग करते हैं, उनकी खासियत क्या है, वो किन किन विषयों पर लिखते हैं, और फिर दूसरे पन्ने से उनकी कविता हम पढ़ते थे। तो उसके अलावा मुझे कभी नहीं याद कि मैंने कभी भी सीधे जाकर कविता सुनाई हो। आज मैं इस कवि की कविता सुनाने जा रही हूँ, उनके बारे में इंट्रो किया, और उन्होंने और कौन सी रचनाएं लिखी हैं और किसके लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके की जो रुचि है ना, वो मुझे शायद अब भी मुझे वो महसूस होती है कि मुझे कवियों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। और हम आज एक कवियत्री के बारे में जान कितनी अच्छी है। लेकिन पिता को सैल्यूट करूंगा मैं, पहले ताली बजा दूं फिर बात करूंगा। वाकई ग्रेट थ्योरी। मतलब अभी कल्पना से परे लगता है ये बात ना, कि आप कवि का परिचय पहले बच्चे से कराएं, बाद में उसे कविता पढ़ने दें। आमतौर पर गानों को हम सुनते हैं, फिल्मी गानों को, आज तक हमें पता नहीं कि उसका गायक क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। बिल्कुल। सिंगर इज मोर फेमस दैन लिरिस्ट जिसने लिखे हैं। सो पिता की दृष्टि, उनकी अपनी एक सोच है, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन बहुत अच्छी सोच है। उसकी जैसे कॉपी राइटिंग इज अ वेरी टफ जॉब। कम शब्दों में पूरी कहानी कह देना। बिल्कुल। तो वो कैसा रहा आपका दौर? मुझे बड़ा मज़ा आता था सर। मतलब मुझे लगता था कि शब्दों के साथ जो खेलने की वो जो एक प्रोसेस होता है ना, वाह, कि आपने हेडलाइन लिखी है, 4 शब्द लिख सकते हो आप, पर आपको बातें 10 बतानी है। तो वो जो और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगी कि मोहित सर जिनके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, उनके साथ काम करने मुझे इसलिए बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि आप लिखते हो एक कोने में बैठकर अपने डेस्क पर आप को जब पता चलता है कि सामने वाला वो समझ रहा है कि यार ये बढ़िया लिखा है, यार ये अच्छा लिखा है, हाँ, अप्रिसिएशन, तो मज़ा तब आता है आपको कि हाँ, जो मैं खेलने की कोशिश कर रही थी शब्दों के साथ में, वो पहुंच रही है, वो बात कहीं तक पहुंच रही है। तो मुझे कॉपीराइटिंग में बहुत मज़ा आता है, और मैं तो कभी कभी कहती हूँ कि मुझे बीच में कॉपीराइटिंग करती रहनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका वो जो स्किल है, क्राफ्ट है ना, वो ब्रश होता रहता है कि कम शब्दों में आप कैसे। और मैं इंग्लिश कॉपीराइटिंग करती थी, खासकर हिंदी बीच में आजकल बहुत कम होता था कि हिंदी में कोई कॉपीराइटिंग करवाए, पर जब भी करती थी तो एक लय ताल तो तब भी थी कि
2 लाइन लिख देती थी ब्रोशर में जिसमें कुछ ऐसे कविता जैसा फील आ जाए, तो अपनी भड़ास तो मैं निकालती रहती थी। क्या बात है। ग्रेट। तो आपकी कविताओं के साथ ना एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि उससे पहले की जो भूमिका आप बांधती हैं, मुझे कुछ लाइंस याद हैं कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने की जो दूरी है वो फासले नहीं फैसले तय करते हैं। तो ये जो भूमिका बांधते हैं आप अपनी किसी भी पोइट्री से पहले, इसका प्रोसेस क्या है? कौशल क्या बात बोली है, पहले उसको उसकी गहराई में डूबने दीजिए। देखिए इन्होंने कहा था ना कि जब तक आप समझ ना पाए, पहले लिसनर्स को बता दें बॉक्स एफएम में मैं हूँ कुल मुकुल, मेरे साथ हैं कौशल और अनामिका जोशी, मशहूर कवित्री के साथ हम बात करें। अब फासले और फैसले वाली बात करते हैं। जी। तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में जो दूरी या समय जितना लगता है, उसका डिसीजन जो है वो फासले नहीं फैसले तय करते हैं कि आपने जीवन में क्या क्या फैसले लिए। तो पहले तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे लगी। और इसका क्या प्रोसेस रहता है कि हर एक पोइट्री से पहले आपके पास एक भूमिका है कि जीवन के जो नुस्खे हैं उनको जुगाड़ को आपने एक भूमिका में बांध दिया है? एक्चुअली पता है क्या होता है कि आप अगर ये 2 लाइन बिना कॉन्टेक्स्ट के अगर आप सुनाओगे ना तो भी शायद पहुंच जाए, है ना, सुनने वाले तक पहुंच जाए। पर अगर आप कॉन्टेक्स्ट सेट करोगे ना वो बहुत अलग लेवल पे जाके आपको टच करेगी। तो इसका एक कॉन्टेक्स्ट बहुत गहरा था कि मैं जो कहना चाह रही हूँ कि एक व्यक्ति है जो अलगाव चाहता है अपने पार्टनर से, पर वो 7 साल 8 साल मैरिज में यही सोचकर बैठा हुआ है कि नहीं शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, बहुत मुश्किल है, वो एक डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है। पर एक फैसला उसने लिया और वो डिस्टेंस तुरंत कवर हो गया, जो ऐसा लग रहा था कि बहुत मुश्किल है वहां तक पहुंचना। तो जब आप एक कॉन्टेक्स्ट सेट करते हो तो बात जिस तरह से पहुंचनी चाहिए पहुंचती है। नहीं तो सब देखो अच्छी बात क्या है, बिना कॉन्टेक्स्ट के भी अगर शब्दों में वजन हो तो इंसान उस तरीके से सुनता है जिससे वो उस वक्त गुजर रहा होता है। Exactly. अगर मैं आपको ये 2 लाइन सुनाऊं ना तो आप अभी जिस दौर से गुजर रहे हो आप उसको उस तरह से लोगे, सर जिस दौर से गुजर रहे हैं वो उस तरह से लेंगे, सब अपना अपना पर्सपेक्टिव तैयार कर लेंगे। जब मैं सुनाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपना पर्सपेक्टिव रखूं। बहुत खूब, क्या बात है कि किस तरह से मैंने लिखी है। क्या बात है। मैंने भी वही समझा जब मैंने ये चीजें पढ़ी, तो मैंने मेरी लाइफ से कुछ रिलेट करके सोचा, लेकिन अभी आपने वो शादी वाली बात बताई तो मुझे आपका पर्सपेक्टिव पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खूब। एक कहा गजल है जगजीत सिंह की, जिस्म की बात नहीं है उनके दिल तक जाना है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। क्या बात। सो अब आपने इतनी गहरी बात कही है कि परसेप्टिव, जैसे ऑडियो का संसारी परसेप्शन पे है, हर आदमी अपने हिसाब से किशोर कुमार के गीत को विजुलाइज कर लेता है, लेकिन जब आप इंट्रो कर देते हैं तो ही इज सपोज टू थिंक ऑन योर लाइन्स। सो कविता के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परसेप्शन पे दूसरों को उतार दें, बजाय कि उनके ख्याली उड़ानों को उन तक स्वतंत्र छोड़ दें। हाँ, दोनों में एक अलग मजा है, पर कभी कभी मैं चाहती हूँ कि उन्हें पता चले कि ये कहाँ से आई है ये कविता। और ये जो शो में करने जा रही हूँ इसका पूरा मतलब ही ये है कि वो कॉन्टेक्स्ट सेट करते हुए कविताएं सुनाना। आपने अलग अलग कविताएं सुन ली, अब आप मेरे से बैठकर समझिए कि ये कविताएं कहाँ से निकली हैं, कब मैंने किस दौर में लिखी है। क्या बात है, क्या बात है, उसकी रूह तक पहुँचना। हाँ जी। सो उसी संसार को आगे बढ़ाएं, इन्होंने कविताओं में छलांग ले ली। तो जो आपका शो आप करने जा रही हैं, आपका पहला सोलो पोइट्री शो, कैसी एक्साइटमेंट है, क्या गुदगुदी है, क्या मन में विचार है, कैसा लग रहा है? मतलब ऐसे सजा रही हूँ ना मैं उसको कि मुझे लगता है कि मैं खुद के बारे में बहुत सीख रही हूँ ये शो तैयार करते वक्त। क्या बात है। कि मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरी वल्नरेबल पॉइंट्स कहाँ हैं। देखो किसी भी शो में 10 मिनट जाके कविताएं सुनाना 2-3 वो मतलब फिर भी चलो आप कर सकते हो, वो करती आ रही हूँ तो वहाँ एक थोड़ी पकड़ बैठ गई है। 1-1.5 घंटे तक किसी को बांध के रखना अपनी बातों में, ऑडियंस को, अकेले को तो फिर भी बांध सकती है। तो आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ कितना कसना है उस शो को। तो मैं जब भी बोल रही हूँ तो मैं खुद को देख रही हूँ कि ध्यान कहीं नहीं जाए लोगों का, बने रहें वो कहानी के साथ, बने रहें कविताओं के साथ। तो बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन नर्वसनेस वाली एक्साइटमेंट है मुझे। अभी वैलिडेशन मिला नहीं है तो अभी देखते हैं। एडवांस तालियां बजा देते हैं सक्सेस की। थैंक यू सो मच सर। ये डिफिकल्ट इसलिए है कि जैसे परसेप्शन की बात की तो मान लीजिए 1500 की ऑडियंस है, तो 1500 अलग अलग दिमाग, अलग अलग सोच आपके सामने, वो एक ही नदी की धारा में बह जाएं
जो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो क्या क्या कविताएं आपने ऐसी, मतलब हम स्ट्रेट सीक्रेट को भी नहीं उजागर करेंगे, लेकिन किन किन पृष्ठभूमियों को आपने अपने डेस्क पर सजा रखा है कि रोमांस की एक बात होगी, दुख की एक बात होगी, रिश्तों की एक बात होगी, या कहाँ कहाँ आपको दिल को टच करना है? तो सर, इस शो का मैंने नाम बकवास शो रखा कि किसी को पता न चले कि किस बारे में है ना, कि सब अपने अपने ख्याल से आ जाए, पहुंच जाए। बकवास है। और मैं इसमें एक्सप्लोर कर रही हूँ आपका खुद के साथ जो रिश्ता है, आप खुद का कितना ख्याल रखते हो, उस आयाम को मैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आदमी खुद की तलाशी नहीं करता, और आप जैसे हो ना, आप वैसा ही अपने आसपास के लोगों के साथ रहते हो। आपके ऊपर जो गुजर रही होती है वही तो आप औरों के साथ में उस व्यवहार को रिफ्लेक्ट करते हो। तो मुझे लगता है कि यार खुद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, ये लोगों तक पहुंचाना मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छा मौका है जहाँ पर कोई घंटी नहीं बजेगी कि आपके 10 मिनट पूरे हो गए, क्योंकि आप बैठो, अब मैं बताऊंगी आपको। तो ये एक वो कोशिश है ये शो। ये बकवास शब्द, मतलब थोड़ा सा एक अच्छे कवि, मतलब ऐसा लगता है मार्केटिंग का जो आपका अनुभव है ना, कॉपी राइटिंग का, वो उभर के आ रहा है। तो सर, बकवास तो मैंने जब 6 साल पहले जर्नी शुरू की थी ना, तब मेरा चैनल का नाम ही बत्तों की बकवास है। बत्तो मेरा घर का नाम है और बकवास मैं चाहती हूँ, इसके मैंने ना ऐसे रीजन बनाए। लोग मुझे पूछते थे कि आप बातें तो ऐसे इश्यूज पे करते हैं और आप बकवास के, और कई लोगों को नाराजगी भी है इस बात की कि अरे आप अपनी बातों को बकवास कैसे कह सकते हो। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि पर्सपेक्टिव्स रोज बदलते हैं, कोई भी बात बहुत सीरियसली नहीं लेनी चाहिए, किसी की भी हो भले ही वो, है ना। आपकी जिंदगी, आज मेरा जो अनुभव है मैं उसके हिसाब से आपको एक बात बताऊंगी, कल हो सकता है मेरे अनुभव बदल जाए, हो सकता है मेरी बात बदल जाए, हो सकता है मेरे कहने का ढंग बदल जाए। और दूसरा मेरा सबसे बड़ा जो रीज़न है बकवास का, कि जब बकवास बोलती हूँ तो लोग सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं बिना फ्रिक्शन के, फिर मैं उनको अपनी बात बताती हूँ। तो मुझे लगता है कि वो फ्रिक्शन पॉइंट नहीं रहता कि अब मैं ज्ञान बोलूँ या बातें बोलूँ, लोगों को लगेगा पता नहीं कुछ बहुत बड़ी बड़ी बात कुछ करेंगे और पहले ही कट जाएंगे। तो मैं बड़ी बड़ी बातें बकवास के लिफाफे में रखती हूँ। सुगर कोटेड कैप्सूल। क्या बात है, मजा आ गया। कारण बता रहा हूँ इसका, जब आप एक्सपेक्टेशन न रखेंगे किसी से तो आप बहुत सहज रूप से ले लेंगे उसको, और ज्ञान का भंडारा अगर आप इस तरह का कोई टॉपिक लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। लोग सीधे से ही पहले से ही ज्ञान बटोरने के हिसाब से आएंगे। क्योंकि मैंने बकवास के अंदर में सर, मैंने मेंटल हेल्थ, मैरिटल रेप, सेक्सुअल अब्यूज, डिप्रेशन, इन सब की बातें मैंने बकवास के अंडर में की है। अब ये लोगों तक पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो कौन से लिफाफे में पहुंच रहा है वो मुझे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं ऑलरेडी इस बात को भारी बना दूंगी तो वो कैजुअलनेस जो लोगों को, मुझे ऐसा लगता है मेंटल हेल्थ के बारे में हमें ऐसे ही बैठ के बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ हो गया तब हम तुरंत उसको एक मुद्दा बना रहे हैं, आम जिंदगी में भी उसकी बातचीत चलती रहे। तो बॉक्स एफएम में आप सुन रहे हैं अनामिका जोशी को, और मशहूर कवियत्री हैं। आज उनका प्रोग्राम है। बॉक्स एफएम के नंबर्स हम बता दें, 7339990969, 7339990969, 9116565744। फेसबुक आईडी है हमारी बॉक्स एफएम, इंस्टाग्राम आईडी है बॉक्स एफएम _रेडियो, जिसपे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, उनके साथ सीधे मुखातिब हो सकते हैं। चैट बॉक्स में आप अपने मन की बात लिख सकते हैं। मन की बात मतलब मन की बात। और अनामिका, जो नए राइटर्स आपको सुनते हैं, जो नई यूथ आपको सुन रही होंगी, या फिर दुनिया जो हमारी बातों से जो सीखती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो राइटिंग्स हैं उससे समाज में कोई बदलाव लाने का क्या जरिया है, या उस तरह से हम बदलाव ला सकते हैं? क्योंकि हम डायरेक्ट अगर किसी को कोई बात कहते हैं तो वो बहुत उस तरह से लेते हैं वो लोग कि आपने भी कहा मैं बकवास के लिफाफे में देती हूँ। तो किस तरह से ये बदलाव लाया जा सकता है? मुझे लगता है कि जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करती हूँ ना, उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है उन लोगों तक पहुँचने की जो कविताओं से थोड़ा घबराते हैं, है ना, कि उनको लगता है कविता इज़ ऑल अबाउट बहुत ही ऐसे सधे हुए शब्द,
बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल जिसमें होता है, कविताएं ऊपर से निकल जाती हैं, तो ऐसे कुछ हमने बना रखे। होता नहीं है ऐसा, कई बहुत खूबसूरत कवि हैं जिन्होंने भाषा को इस्तेमाल करते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, उसको बाधा नहीं बनाया है। पर हमने कुछ अपने दिमाग में बिठा रखा है कि कविताएं समझ में नहीं आती, दे आर नॉट फॉर मी, यू नो, उस टाइप की चीज़ें। तो मैं जब बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करती हूँ, उसमें बीच में थोड़े अंग्रेजी के शब्द भी मैं डाल देती हूँ, तो बातचीत की तरह जब मैं बात करती हूँ तो गहरे से गहरा एक टॉपिक भी लोगों को अब्जॉर्ब करने में आसानी रहती है। तो मुझे मैसेजेस आते हैं कि आपकी कविता सुनकर हमने भी लिखना शुरू किया, तो पहले तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरा है कि मैं वैसे कविताएं नहीं सुनती हूँ, या मैं वैसे कविताएं नहीं सुनता हूँ, पर मैं आपकी जब से सुनी है तब से मैं थोड़ा कविताओं में मेरा रुझान बढ़ गया है। तो ये जो थोड़े उस काइंड के मैसेजेस हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक छोटा सा, एक मान लो एक बूंद जैसा योगदान है कि अगर आप कविताओं में रुचि भी ले आए तो वो एक और लोगों के लिए भी जो कहने की बात अपनी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी एक ग्राउंड तैयार करना आसान हो जा रहा है जी। तो वो मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे जो बहुत प्यारी वोकैब यूज़ करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी बड़ा प्रेम है मुझे, क्योंकि वो जिंदा रख रहे हैं ना उस भाषा की जो खूबसूरती है, जो तो मुझे लगता है कि ये दोनों बराबर चलते रहने चाहिए भाषा को लेकर। अनामिका, इसी से जुड़ा सवाल मतलब जो आता है कि शब्दों से आप खेलती हैं, शब्दों की जादूगर हैं, आपने कॉपी राइटिंग से करियर शुरू किया तो आपको शब्दों का इस्तेमाल आता है। कथ्य इम्पोर्टेंट हो जाता है कई बार, या शब्द, जैसे कोई शब्द भी कविता की उपज कर जाते होंगे कि इस तरह की, या सिर्फ कथ्य जब होता है तो शब्द अपने आप आगे बढ़ जाते हैं? कथ्य, हमेशा कथ्य। मुझे, मेरे हिसाब से मैंने कोशिश की है सर, जब आप शुरू में कविताएं लिखना शुरू करते हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं, फिर आप क्या गलती करते हो, आप अच्छी कविता लिखने की कोशिश करते हो, और वहां पर आपको अपनी वो पता चल जाता है कि आप कहाँ गलत राह भटक रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, कविता लिखने की कोशिश कर रहे हो, बात रखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। एक बार ताली बजा होता। बहुत खूब, बहुत खूब जी। तो मुझे लगता है हमेशा बात ऊंची रहनी चाहिए। शब्द तो आपका आपके अंदर शब्द बनते हैं जितना आप पढ़ाई करते हो, जितना ऑब्जर्व करते हो, जितना आप लोगों को सुनते हो, है ना। भाषा क्राफ्ट आपका कितना मजबूत है। जब टॉपिक खूबसूरत होता है या ऐसा होता है जो बात करने की जिसकी ज़रूरत है, या आपको लगता है कि आपको मन है इसके बारे में बात करने का, तो आपके अंदर से शब्द अपने आप उसके चारों तरफ बुनने लग जाते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब आ जाए हम बहुत गंभीर विषयों पे, क्योंकि छूने की जब हमने छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, तो अब हम आते हैं कि किन विषयों ने आपको इतना उद्वेलित कर दिया कि कविताएं खुद ब खुद जहन में आने लग गई। समाज में बहुत सारी चीज़ें बिखरी पड़ी है, दुख देखेंगे तो दुख का समंदर है, लेकिन अनामिका जोशी को कौन सी चीज़ें ऐसी लगी जिनमें उन्हें लगा कि यस, कविताओं के माध्यम से ये सत्य पूरे समाज में बिखरना चाहिए, चाहे बकवास के थ्रू ही हो? तो मुझे लगता है कि मेरा जो परिवेश रहा या फिर मेरा बचपन जैसे बीता, मेरी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग फिगर है मेरे लिए। आज भी अगर कोई एक व्यक्ति है जो मुझे इंस्पायर करता है तो वो मेरी माँ है, हर आयाम में। मतलब उन्होंने एंटरप्रेन्योर भी रही हैं वो, उन्होंने घर से बिजनेस किया हुआ है, अपने रिश्ते में उन्होंने अपनी बात कैसे रखनी शुरू की, जो समाज का दबाव था उसके अगेंस्ट में रहकर भी वो कभी कड़वी नहीं हुई। मुझे वो उनका जो एक व्यक्तित्व है ना, कि उनमें हमेशा एक ऊर्जा है, अभी भी उनमें इतनी ऊर्जा है ना कि वो अपनी बात रखती भी हैं, लेकिन वो कभी भी उस बात को शाउट नहीं करती। मतलब शब्दों की पकड़ उनकी इतनी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि मेरा परिवेश ऐसे एक उसमें हुआ कि मैं देख रही हूँ अपने समक्ष की एक हैं जो, हम केरल में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में पले बढ़े हैं, तो केरल में तो वहाँ पर तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत चीज़ें हैं जो पहली बार हमने मम्मी को ही करते हुए देखा। मतलब वहाँ जीन्स पहनना जैसी चीज़ भी बहुत बड़ी बात है। तो वो हमें जो कॉन्फिडेंस मिला ना हमारी माँ से, मुझे लगता है वही मेरी एक पोएट्री में अब निकल कर आ रहा है। और मेरे जो फादर थे, मेरे जो पिता थे, हमने बड़े होकर नोटिस किया कि उन्होंने हमें आज तक किसी बात के लिए नहीं टोका।
आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी कुछ पहन कर गए हों उनके सामने और पापा को दिखाया और पापा ने बोला हो कि अरे बेटा क्या पहन ले, अरे और तो बहुत ही प्यारी लग रही है, तो गुड़िया जैसी कुछ भी। हम आज सोचते हैं, हमारी कोई टाइम रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, हमें कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि तब आपकी नज़र में वो चीज़ें आती नहीं, बड़े होते हो तो आपको लगता है यार कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने हमें इस तरीके से। तो अब मैं वो जब देखती हूँ औरों में कि वो उनको नहीं मिल रहा, या यहाँ पर एक रेस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में, इक्वालिटी यहाँ पर मायने नहीं रख रही है, मुझे उससे ज़्यादा कोई बात कचोटती ही नहीं है। अब उसके आयाम इतने ज़्यादा हैं। अब मेंटल हेल्थ देख लो, वहाँ पर भी लव एंड रेस्पेक्ट सबसे मेजर जो है इशू है। अगर आपको कोई सुनने वाला नहीं है तो यू विल कीप थिंग्स इनसाइड यू, है ना। अगर आप मैरिटल रेप ले लो, अगेन यू आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, यू आर नॉट रेस्पेक्टेड, यू आर नॉट लिसन्ड टू। एंड कोई भी टॉपिक उठा लो आप, मैरिज अब्यूज ले लो या कुछ भी, तो मुझे लगता है जो बेसिक लव रेस्पेक्ट है वो अगर मुझे कहीं नहीं दिखता ना कि यहाँ नहीं एक्सचेंज हो रहा है, तो वहाँ मुझे बाकी चीज़ें भी दिखने लग जाती है। क्या बात है, बहुत बहुत गहरी बातें चल रही हैं। मतलब कचोट रहा है मन, खामोशी के सन्नाटों में जाने कितने शोर छिपे हैं। क्या बात आप हमने प्रॉमिस लिया था आपसे जब पिछली बार इंटरव्यू लिया था कि आप स्टूडियो में आएंगी तो आपकी माँ की कविता को जो जिसने आपको प्रसिद्धि दी उसे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो श्रोताओं को हम उसी भाव जगत में ले चलते हैं, माँ वाली में। जी, तो माँ मेरी पहली कविता थी और इससे नाता कुछ खूबसूरत सा वैसे भी जुड़ा हुआ है कि वो माँ है, वो माँ है तो गलत कैसे हो सकती है भला। परवरिश में कोई कमी न रह जाए, टिफिन में खाना एकदम स्वादिष्ट जाए, बच्चों के कपड़े वक्त पे धुल जाएं, एक भी दाग रह न जाए। वो माँ है, वो गलत कैसे हो सकती है भला। नौकरी करनी चाहिए तो बच्चों ने रोक दिया, कुछ घर पर ही करना चाहा तो सबने टोक दिया। तुम माँ हो, तुम भला अपना वक्त बच्चों से कैसे छीन सकती हो। तुम माँ हो, तुम भला अपने लिए कैसे जी सकती हो। बचपन से हम बच्चों ने माँ पर कुछ ऐसा प्यार जताया कि माँ को हमेशा सही करने के लिए मजबूर ही पाया। माँ, दोस्तों के सामने नाक मत कटवाना। सुनो माँ, स्कूल में ना कुछ प्रॉपर पहन कर आना। आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश मत किया करो, आप रहने दो, घर पर रहा करो। माँ चाहे बच्चों की 1000 गलतियों को माफ कर दे, पर माँ खुद कभी गलत नहीं हो सकती है। खैर, माँ के साथ मैं भी बड़ी हुई, पर आज भी देखती हूँ उन्हें अपने आंखों के कोने से मुझे देखते हुए। सही तो पहना है ना, यही बोलना है ना, ऐसे करूं कि वैसे करूं। जिस माँ से हमने सब कुछ सीखा वो ताउम्र हम बच्चों से सीखने की कोशिश करती रही कि माँ होकर कहीं गलत ना हो जाओ, जैसा बच्चा चाहे वैसा बनकर दिखाऊं। तो आज माँ मैं आपसे माफी मांगती हूं। आप सही करो या गलत, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। हमसे ना कोई इजाजत ना मांगना, जो मन करे ना बस वो करते जाना। माँ आप गलत हो सकती हो, जैसी भी हो माँ ही रहोगी। आपको भगवान बनाकर नहीं रखेंगे, आप इंसान बनकर जियोगी। खुलकर गलतियां करना, खुलकर जीना, और जैसे आप खड़ी थी हमारे साथ वैसे मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, खड़ी रहूंगी। सच कहूं तो हर शख्स की माँ उसकी आंखों के सामने तैर रही है इस समय। ये इसकी सबसे बड़ी सक्सेस है, क्योंकि ये किसी आपकी माँ की बात नहीं है, ये पूरे जग की माँ है। सो कमाल कमाल, मतलब इतनी सामान्य सी बातें, मैं इनको कोई बहुत असामान्य बातें नहीं, लेकिन इतने असामान्य तरीके से आपने कही कि सीधे रूह पे उतरती है। एक कवि का दिल
बाग बाग हो जाता होगा जब उसका कहा हुआ यूं का यूं तैरते हुए दूसरे दिल पर पहुंच जाता हो। और आंखों के सामने एक एक घटना जो आप बता रहे थे, आंखों के सामने वो चल रही थी, और एक शेर अंदर से आया और वो रुक नहीं पा रहा। भूपेंद्र सिंह खेड़िया का एक शेर हुआ था कि सर्दी का पहला दिन जिसमें जो सर पकड़ लेता है, जिसमें कोई अच्छा खासा आदमी बिस्तर पकड़ लेता है, ऐसी हालात में भी माओं को आराम क्यों नहीं मिलता, जिनका कांपता हुआ हाथ भी कुकर पकड़ लेता है। वाह, क्या बात है। तो क्या ये बात है। देखो कि 4 शब्द में, जो मैंने पूरी कविता में बोलने की कोशिश करी, उन्होंने 4 शब्द में बोल दिया। जो है कांपता हुआ हाथ कुकर पकड़ लेता। क्या बात है। अनामिका, बहुत सारा शब्द संसार आपके आसपास बिखरा है, तो बहुत सारे कविताओं का मतलब आभा मंडल चिपका हुआ है चारों तरफ। कौन कौन सी ऐसी कविताएं हैं जो दिल के बहुत करीब होती हैं, रात को जैसे कहते हैं ना तकिए के साथ सोती हैं? आप मेरी बोल रही हैं कि औरों की रचना है? औरों की, आपकी, सबकी, जो अच्छा। सर आप यकीन नहीं मानोगे, हम है ना इतने खूबसूरत कविताओं से अछूते हैं अभी। मतलब हमने कई कविताएं सुनी नहीं हैं जो देखो हमारे ज़माने में क्या है, इंस्टा है, तो हम तो कविताएं यहाँ लिखते हैं उधर डालते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने कविताएं इतनी खूबसूरत लिख रखी हैं, वो कहीं है ही नहीं, और किताब पढ़ने की अभी फुर्सत लोगों में नहीं है, या फिर मान लो कि अभी वो बन रही है धीरे धीरे आदत शायद। तो मुझे तो मैंने खुद, जैसे हम तो वही कविता पढ़ते सुनाते थे जो पापा याद कराते थे, और हमने कई कवियों की कविताएं पढ़ी हैं। जैसे एक उनमें से ना अशोक चक्रधर जी हैं, और वो तो क्या कविताएं लिखती है, क्या व्यंग है उनकी कविताओं में, वो अलग स्तर पर जाते हैं। नरेश सक्सेना जी हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, भवानी प्रसाद मिश्र हैं। मतलब आप अगर उनकी कविताओं में एक बार डुबकी लगाएंगे आपको लगेगा इतने टॉपिक्स उन्होंने उठा रखे हैं, हमें पता ही नहीं है। तो अगर आप बोलो तो मैं बॉक्स एफएम आपके साथ एक अभियान शुरू कर सकता है। उन सारे कवियों की रचनाएं जो आपको लगती हैं अभी अछूती हैं, हम आप ही की आवाज़ में पिरोते हुए और खूब सारे परोस सकते हैं दुनिया को। अब आप देखो, ये अशोक चक्रधर जी की कविता बहुत सिंपल शब्द है ना जी, और ये मैंने एक बार उनसे दरख्वास्त की थी कि सर आप इसको सुनाइए, और उन्होंने बड़े प्रेम से सुनाई थी। ये तो उनका बहुत बड़प्पन है। इन्होंने लिखा था, प्रेम जिसे निश्चल मिलता है, गलत किए का फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, अच्छे किए गए कामों का कहाँ किसी को तल मिलता है, सुख दुख में जो रहे एक सा उसी मित्र से बल मिलता है, बंजर से बंजर धरती में नीचे जाके जल मिलता है, बाहर जब उलझन हो ज्यादा अंदर से ही हल मिलता है, प्यास प्रेम की सघन रहे तो दमयंती को नल मिलता है, अपने अंदर झांक सके हम कहाँ एक भी पल मिलता है, और वह अमीर है सबसे ज्यादा प्रेम जिसे निश्चल मिलता है, प्रेम जिसे निश्चल। क्या बात है, क्या बात है, गजब 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 गजब। इनकी एक कविता संग्रह था बूढ़े बच्चे, हमने उस पर बहुत डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। स्लेट कलम की जगह हथौड़े कांधे पे ले आए हैं। बहुत बहुत ही खूबसूरत बच्चों पर उन्होंने लिखा था संसार की। ये बच्चे बचपन में ही बूढ़े हो गए हैं जो चाइल्ड लेबर हैं। सो इतना पैनापन था उनके एक एक शब्द में कि आप सोच ही नहीं सकते कि स्कूल जाते हुए बच्चे को देख के, एक बर्तन मांज रहा बच्चा चाय की दुकान का, क्या सोचता होगा, उसको अशोक चक्रधर जी ने इतना बढ़िया पिरोया था। सो खूब सारी तालियां उनके लिए, खूब सारी तालियां। मतलब आपने जो टॉपिक उठाया ना जी, अशोक चक्रधर जी ने तो नौकरी पर, अनएम्प्लॉयमेंट पर और घूसखोरी पर इतनी कविताएं लिखी हैं व्यंग में कि बात अलग लेवल पे पहुंचती है। नरेश सक्सेना जी ने ऐसे ही एक बच्चों पर ही लिखी थी जो आपने टॉपिक बोला कि अच्छे बच्चे, कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, ये गेंद और गुब्बारे नहीं मांगते, मिठाई नहीं मांगते, जिद नहीं करते और मचलते तो हैं ही नहीं, बड़ों का कहना मानते हैं, वे छोटों का भी कहना मानते हैं, इतने अच्छे होते हैं। क्या बात। इतने अच्छे बच्चों की तलाश में रहते हैं हम, और मिलते ही उन्हें ले आते हैं घर, अक्सर 30 रुपए महीना और खाने पर।
मेरी बिटिया कहती है अब बाप रे बाप मत बोला करो। मुझे लगता है जब कयामत सर पर आकर गिरती है तो शब्द एक ही निकलता है, बाप रे बाप। तो कितने साधारण शब्द हैं और बात देखो कितनी बड़ी कर गए हो। ये आपने इतनी बढ़िया बात कही ना, साधारण शब्दों में असाधारण कहना। हाँ। अगजिए साहब ने लिखा था, सांप कहाँ से पाया तूने जहर, तू तो कभी शहर भी नहीं गया था। वाह वाह। तो हम लोग अब वापस आपके संसार में चले। स्त्री की छटपटाहट अनामिका जोशी की बकवास में बहुत ज्यादा छलकती है। स्त्री होकर वो भोगा हुआ दुख है या एक असमानता की लड़ाई को विद्रोह का पैगाम देना है? सर, कोई स्त्री नहीं है जिसने भोगा नहीं है। अपने अपने स्तर पर किसी भी बड़े लेवल पर हो अगर वो स्त्री, या किसी भी गांव में एक छोटे से घर में काम कर रही एक स्त्री, उनका भोगा हुआ दुख बहुत समानता है उनमें। उसकी फीलिंग वही है। हो सकता है उसका रीज़न अलग हो, उसका फॉर्म अलग हो जो है। क्या बात। तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास में सुख सुविधा है। हम कार में बैठकर आते हैं, कार में बैठ के जाते हैं। हम बसों में भी खूब गए हैं। आप किसी भी स्त्री से पूछ लीजिए जो बस में गई हैं कि एक पल ऐसा आया होगा कि उनके मन को कचोटा होगा ये बात कि वो स्त्री हैं। तो मुझे लगता है इट इज़ पर्सनल एक्सपीरियंस, बट देन जब आप एक एम्पथाइज वाले मोड में आते हो तो आपको दूसरों पर भी जो बीत रही होती है वो बहुत टच करने लग जाती है। मतलब मुझे कभी कभी इस बात से बहुत परेशानी होती है, मेरा पार्टनर बहुत परेशान रहता है इस बात से कि हो कहीं और रहा होता है और मचलना मुझे यहाँ पर वो महसूस होता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे रेस्टलेसनेस हो रही है मेरे अंदर। और कई बार मैं न्यूज़ इसलिए नहीं सुन पाती क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा तोड़ देती है अंदर से। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस ही है सब कुछ, लेकिन आप उसका अलग अलग फॉर्म्स भी महसूस कर पाते हो दूर रहकर भी। बहुत खूब, बहुत खूब। पेड़ों की छाल से पत्तियों सी टूट कर गिर रही हैं लड़कियां, मर रही हैं लड़कियां। एक गाना अभी निर्भया के बाद लिखा था। अभी तो वक्त नहीं है क्योंकि आपको हम सुन रहे हैं, लेकिन आपको भेजेंगे वो गाना। स्त्री होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है, जबकि प्रकृति की सबसे खूबसूरत, भगवान की अगर सबसे बड़ी कृति है तो स्त्री। बिल्कुल, अभिशाप तो बिल्कुल नहीं है सर। मुझे लगता है कि हमें पहचानने में ना कई साल लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं कि हम क्या हैं। और मुझे लगता है इस बात का खौफ कई लोगों को है कि अगर पता चल जाए कि स्त्री में क्या है तो स्त्री जो कर सकती है वो, मुझे ऐसा लगता है ये लड़ाई नहीं है, ये अपनी खुद की पहचान की खोज है। ये हमने लड़ाई में बदल दिया कि तुमसे मैं बेहतर हूं, मैं पुरुष प्रधान या महिला प्रधान। ये उस बारे में है ही नहीं। हम तो ये कह रहे जो हम कर सकते हैं वो हमें करने दो, और जो आप कर सकते हो वो आप करो, और हमें बस हमारी जर्नी एक साथ चलती रहे। तो मुझे अभिशाप तो बिल्कुल नहीं लगता। आई एम सो ब्लेस्ड। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आज के दौर में पुरुषों पर भी कोई कम विपदा नहीं है। वो जिस दौर से गुजर रहे हैं, उन पे जो प्रेशर है आज के ज़माने में, वो भी समझना इतना ज़रूरी है वो समझना। तो एम्पैथी सिर्फ एक जेंडर के लिए रिजर्व्ड नहीं है। एम्पैथी इज़ ए ह्यूमन थिंग। आप एम्पैथाइज किसी से भी कर सकते हो जो जिससे भी गुजर रहा हो। तो मैं अभिशाप तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। मुझे तो वरदान सा लगता है कि आज हम में इतनी काबिलियत है इतना कुछ कर गुजरने की, और अगर साथ मिल जाए ना, अच्छा पार्टनर और अच्छा एक फैमिली वो मिल जाए, तो उसका अलग ही मतलब हम कहीं और ले जा सकते हैं। एक अच्छे पार्टनर के लिए खूब सारी तालियां। और बहुत सही बात कही आपने कि एम्पैथी कोई जेंडर की चीज नहीं है। एक शेर हुआ था कि सामने भी रख दोगे तो खाएगा नहीं, घर बांट दोगे अपना तो भी घर से जाएगा नहीं। सामने भी रख दोगे तो खाएगा नहीं, घर बांट दोगे अपना तो भी घर से जाएगा नहीं। सीने पर बोझ है इतना कि कभी भी मर सकता है, पर आदमी है जब तक मरेगा नहीं बताएगा नहीं। क्या खूबसूरत। ये तो, बहुत ट्रू है ये, कई मायनों में बहुत खूबसूरत। तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आदमी पर बहुत ये चीज कम लिखी गई है, और इसके बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए कि जो मेंटल हेल्थ की आप बात करते हैं अपनी कविताओं में, तो शायद तो आपको क्या ऐसा लगता है कि जो आदमी पर कम बात हुई है या उसके बारे में और बात होनी चाहिए?
मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने ना कई बार लिखने की कोशिश की, मुझे बोला गया कि यार आप आदमियों पर भी तो लिखो। बात क्या होती है, जब मैं औरतों पर बात कर रही होती हूँ तब आदमी आते हैं, अरे हम पे भी तो बहुत कुछ, अरे हम मना ही नहीं कर रहे, आप एक बात का रखना दूसरी बात को नीचे नहीं कर रहा है, आप हो वहीं पर, है ना। लेकिन क्या होता है कि मैं चाहती हूँ कि आदमी लिखे अपने बारे में, और उनकी तरफ से जो पर्सपेक्टिव आएगा वो शायद हम नहीं ला पाएंगे। मैंने लिखने की कोशिश की है, पर मेरा कितना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। आज मैं औरत के ऊपर जितना लिख सकती हूँ, है ना, और सेम गोज विद एनी अदर टॉपिक। आज मैं LGBTQ के लिए मैं लिखना चाहती हूँ, पर जो वो गुजर रहा है ना जिस चीज़ से, वो मैं सोच सकती हूँ कि हाँ मैं समझ रही हूँ, बट फिर भी उसमें मैं शायद 20% ही समझ पाऊँ, है ना। तो आदमी को लिखना चाहिए, वो वहाँ पर अटक रहा है कि यार मैं अपना दुख दर्द कैसे मतलब बयां कर दूं बिल्कुल खुद का, वो अल्नरेबिलिटी वो अभी बहुत दूर है फॉर देम टू ओपन अप। मैं देखती हूँ ना कि मुझे बहुत दुख होता है कि आप देखोगे कई पार्टनर्स जो हैं, दे हैव कॉमन फ्रेंड्स जो उनकी वाइफ के भी फ्रेंड्स हैं। बहुत कम होता है कि हस्बैंड का भी एक फ्रेंड्स ग्रुप हो जिनके साथ वो बैठकर अपनी बात कर पाए, जो बात करे तो वो मजाक ना उड़ाए, बात करे तो बैठकर सुने, और उसको ऐसा फील नहीं करवाए कि क्या यार क्या दुख दर्द लेके बैठ गया। तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे पनप रहा है अभी चारों तरफ, पर वो लिखना इतना ज़रूरी है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो आसपास अपने जो मेल फिगर्स हैं उनको देखती हूँ किस तरीके से जूझ रहे हैं, पर वो हमारी तरफ से बहुत अधपका आएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी के अलावा दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, और ईश्वर उन्हें बहुत बड़ी कृपा देता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है कि उनका लिखा हुआ लाखों लोगों की रूह तक यूं का यूं उतर जाता है, चाहे गज़ल गायक हों, चाहे लेखक हों, चाहे फिल्म मेकर्स हों, एवरीबॉडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग इन दैट। दिल के, हालांकि बहुत मुश्किल है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, और एक माँ बाप से प्रश्न किया जाए कि कौन सा बच्चा ज़्यादा प्रिय है, लेकिन कुछ कविताएं आपकी होंगी खुद की जो कभी भी पढ़ लेने में, एक कवि के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी कविताओं को बाद में पढ़ता है तो पोस्टमार्टम सबसे पहले वो करता है। तो आपकी कौन कौन सी ऐसी कविताएं हैं जो जिनको दोबारा पढ़ने में भी उतना ही आनंद आता है? नहीं, बहुत मुश्किल है सर, मतलब इतना मुश्किल है ना, ये पार्टनर जानते हैं कि पार्टनर का नाम बताइए पहले। तरुण जांगेड़। तरुण जांगेड़ साहब, आप हर कहते हैं ना, हर पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है जो उसकी सफलता का एहसास कराती है। हमने उसको संशोधित कर दिया कि हर पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है जो उसे बराबर एहसास कराती है कि वो संसार का सबसे असफल आदमी है, इसलिए वो सफल हो जाता है। तो आज मुझे समझ में आया कि अनामिका जोशी की सफलता के पीछे तरुण साहब हैं। तालियां तरुण साहब के लिए। तो सर ऐसा है कि मुझे लगता है टॉपिक से ज़्यादा जिस तरह से कविता निकली मेरे अंदर से, मुझे उसके बेसिस पे कुछ कविताएं हैं जो मुझे लगता है कि ये शायद मैं आज लिखने बैठूं तो मैं नहीं लिख सकती, जिस बहाव में वो लिख दी गई। मेंटल हेल्थ पे एक लिखी थी, एक मैंने तंगी पर लिखी थी, जो एकदम ही बिल्कुल ऐसे ऑनेस्ट मोमेंट में रोते हुए ही लिखी थी। तो वो कविता अंदर से ही कहीं आई, वो मुझे पता भी नहीं थी कि मेरे अंदर इतना कुछ लिखने को है जी। और एक निर्भया पर लिखी थी। वाह, तीनों ही हम चाहेंगे कि आप एक के बाद एक, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा प्रश्न है। मेंटल रेप आपने जब बोला ना, तो आत्मा यूँ कहती है ना जैसे झंझावात में घिर गई। बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही ज्वलंत विषय है। पुरुष प्रधान समाज पर इससे बड़ा कोई थप्पड़ मुझे नहीं लगता कि होगा। तो आप आराम से तसल्ली के साथ, क्योंकि बॉक्स FM इस समय पूरी तरह से एक भाव जगत में तैर रहा है। जी। तो मैं मेंटल हेल्थ पे, मैं वैसे तो कुछ कविताएं हैं जो मैं सुनाऊंगी अपने शो पर भी जी, पर मैं वो जो नहीं सुनाऊंगी वो मैं सुनाना चाहती हूँ। वाह। और इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब बैकग्राउंड था कि हम लोगों से ये पूछना तो भूल जाते हैं कि क्या हुआ, पर कुछ हो जाने पर हम ये ज़रूर पूछने पहुंच जाते हैं कि हुआ क्या था। तो सारी बात यही है कि आप अगर वक्त पर पूछते रहो कि क्या हुआ, तो शायद आपको ये कभी पूछना ही ना पड़े कि हुआ क्या था। क्या बात है, एक बार फिर बहुत बहुत गहरी बात है।
कि अगर आप लोगों से ये पूछते रहो, अपने आसपास के लोगों से कि क्या हुआ, तो शायद आपको ये पूछने का कभी मौका ही नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या था। क्या बात है। तो हुआ क्या था पर मैंने कुछ लिखा था, वो सुनाती हूँ। थोड़ी 2 मिनट की कविता है जी। कि अजीब बात है, अजीब बात है, कुछ भी तो नहीं था, फिर हुआ क्या था। सब अच्छा ही तो था, फिर हुआ क्या था। शायद कुछ छुपा रहा था, पैसा था, परिवार था, नौकरी भी अच्छी थी, फिर क्या चाहिए था उसको, ऐसी क्या नौबत थी। ये आजकल नया चला है, डिप्रेशन कहते हैं इसे लोग। समझ नहीं आता किस बात का है ये रोग। हमारे ज़माने में ऐसा कुछ नहीं होता था, हम सब सह लेते थे, ऐसे हर बात पे कोई नहीं रोता था। तो सुनो, आपके ज़माने में भी लोग घुट घुट के जीते थे और ऐसी ही बातों से डर कर गम का हर घूंट पीते थे। आपका जजमेंट जहर का काम करता है, मन की बात बांटने से बेहतर मर जाना लगता है। बंद करो ये सोचना कि क्या था, क्यों था और किस लिए था। ये सब बात बेमानी है। जो हो चुका वो शायद तुम्हारे अनजान बने रहने की नादानी है। अरे तुम्हें तो उनकी अनकही उदासी पहचान लेनी चाहिए थी। आंखों के किनारे पड़ती झुर्रियों से नकली हंसी जान लेनी चाहिए थी। उनकी परवाह कुछ इस तरह कर लेते अगर तुम कि बस 2 पल बगल में बैठ सुन लेते अगर तुम उनकी चुप्पी की आहट और महसूस कर पाते अगर उनके भीतर की छटपटाहट। जान लो और आज बस मान लो तुम, जान लो और आज बस मान लो तुम कि हर उलझन का कोई नाम नहीं होता है, हर परेशानी का सही अंजाम नहीं होता है। कुछ भी नहीं सुहाता जब मन खाली सा होता है, कुछ रास नहीं आता जब दिल अंदर से रोता है। समझ नहीं आता कहाँ ले जा रही है जिंदगी, समझा नहीं पाता खुद को क्या चाह रही है जिंदगी। तुम्हारे ख्याली पुलाव उसको जिंदा मार जाते हैं, अनजान तुम्हारी सोच उसे मजबूर कर जाते हैं। अगली बार कोई मौका मत गंवाना, अगली बार कोई मौका मत गंवाना। जो वो बोल पाए कुछ हिम्मत करके तो उसे सवालों में मत दबाना। अगर मिले कोई दोस्त जो अलग सा लगे तुम्हें तो पता करके रहना, तुम जाने मत देना उसे। जताते रहना जब तक उसे यकीन सा ना हो जाए, वक्त निकालते रहना उसके लिए जब तक वो तसल्ली से ना सो पाए। तुम बस ऐसे एक और शख्स को जाने मत देना। हुआ क्या था इस पर बात आने मत देना, आने मत देना। एक अलग शैली है आपकी, मतलब एक छोटी जैसे होता है ना शॉर्ट स्टोरी, पूरा दृश्य आंखों के सामने तैर जाए। मैंने कविता में कभी इस तरह का बिंब नहीं सुना। बहुत बहुत खूबसूरत, जितनी तालियां बजाऊं उतना कम है। मतलब एक पूरे कथ्य जगत को आप परोस देती हैं श्रोताओं को, और आदमी झकझोर, मन एकदम ये विचलित हो जाता है कि यार मेरे आसपास ही बिखरा इस सत्य है और मैंने कभी देखा नहीं, चाहे वो माँ हो चाहे वो हो। बहुत 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 मजा आया। क्या खूबसूरत बात है कि यार क्या हुआ था अगर पूछ लेंगे तो नहीं पूछना पड़ेगा कि हुआ क्या था। वो एक शेर हुआ था कि अपनों से लाख की बातें मैंने, क्या कहूँ परायों से कोई समझे तो सही। सब समझते हैं मेरी खामोशी की वजह, मेरे दिल का शोर कोई समझे तो सही। तो बेहद बेहद जरूरी है ये चीज कि पूछ लेना क्या हुआ था। और आदमियों में तो वैसे भी ये चीज है। कल ही कौशल हम बात कर रहे थे एक साइकोलॉजिस्ट से, उन्होंने कहा कि आप हर दिन अपने परिवार के लोगों से पूछिए कैसे हो, गुड मॉर्निंग नहीं है, एग्जैक्टली कैसी गुजरी रात, कैसा मन है, ये टटोलिए। ये आज के शब्द की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इस संवाद खत्म हो गए, समस्याएं बड़ी हो गई हैं। सर इस पे ही कुछ था कि ये वो लोग हैं जो तह के अंदर जी रहे हैं, जिनकी तह खुलने का कभी मौका ही नहीं रहा। कि तह खोलोगे वो रो देंगे, कुछ बोलोगे वो रो देंगे। तुम अपनी समझ न समझाना, उनसे दूर भी ना जाना। मत कहना मन का धोखा है, खुश रहने से किसने रोका है। तुम उनके दुख को तोलोगे वो रो देंगे, कुछ बोलोगे वो रो देंगे। तुम बने रहो बस काफ़ी है, बस काफ़ी है। क्या बात है, क्या बात है।
बहुत खूबसूरत। ये आजकल कविताओं का एक अलग संसार है जो मतलब गज़लों से ज़्यादा मुझे छू रहा है। मतलब उसमें फिर भी वक्त लगता है, यहाँ तो बातें सटाक से निकलती हैं। बहुत सारे श्रोता भी बात करना चाह रहे हैं, पर अभी हम उस जगत से दूर रहेंगे। अपनी कटी कटी शाखों से झरझर पीले पात गिराए, बड़ी कसक से मुझे पेड़ ने अपने हरे घाव दिखलाए। ये डॉक्टर हरिराम आचार्य की कविता है। वृद्धों को हमने इससे जोड़ने की कोशिश की थी कि भीष्म की तरह वृद्ध हैं जो बरगद के पेड़ से हैं, अपने जख्म बहुत कम बाहर उजागर करते हैं। सो उस पीढ़ी के लिए भी कुछ लिखा आपने, माँ के अलावा? दादा दादी नाना नानी? नहीं सर, मेरी शायद ये आप कह रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो एक बहुत बड़ा संसार है जिसको अभी तक छुआ नहीं है मैंने, और वो अपने ही दर्द के साथ अकेले जी रहा है। हाँ, क्योंकि सब उनके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप मानो, दोस्तों में भी ऐसा होता है, मैंने देखा है कि अगर आप एक पेरेंटल फिगर हो जिसके पास लोग आते हैं अपनी परेशानी लेकर, तो एक वक्त आता है जब उनको नहीं पता चलता कि उनको कहाँ जाना चाहिए जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, क्योंकि उनको लगता है कि सब मेरे सहारे हैं। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि मैं कमजोर पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ तो टूट जाएगा ना वो जो अभी उन्होंने बांध के रखा हुआ है। तो ऐसे कितने लोग बैठे होंगे जो खुद की बात अभी तक कह ही नहीं पाए, क्योंकि उनके सहारे कई लोग अभी जी रहे हैं, उनको आकर बता रहे हैं अपनी क्या जो दुख भरी जो बात। जितना मजबूत दिखता है उतना ही भीतर से कमजोर होगा। उसको कमजोर होने से डर लगता है, वो उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं उसको लगता है कि हिल जाएगा अगर वो कमजोर पड़ गया तो। ये निर्भया एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है। 2002-1 में बल्कि मुझे फ्रांस में एक अवार्ड मिला था, ओ फायर प्योरीफायर्स रेडियो का। वो द्रौपदी की चीख पे था कि भरी सभा में द्रौपदी जब उस समय कर रही थी पुकार, तब भी भीष्म विदुर सब मौन थे। उस सन्नाटे को हमने आज 2000 में उस सन्नाटे को दोहराया था कि स्त्री वैसे ही चीख रही है, वैसे ही सीता अग्नि परीक्षा दे रही है, लेकिन धरती अब फटती नहीं है। सो आपने जब इस घटना को, बहुत ही बालमन होगा आपका वो किशोर मन, जब इस घटना को देख के कुछ लिखा, वो क्या था? तो सर मैं नहीं लिख पाई थी उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं लिख पाई थी। ये हुआ उस घटना के काफ़ी साल बाद, जब मुझे एक रेडियो में ही काम करने वाली पल्लवी राव जी थी, जो अब नहीं रही, कोविड में उनका देहांत हो गया। उन्होंने मुझे बोला कि अनामिका तुम्हें इस पर लिखना चाहिए, क्योंकि दिसंबर 16 की ये घटना थी और वो उस तारीख में चाह रही थी कि हम इस बात को दोबारा लोगों के सामने रखें, क्योंकि लोग भूल गए हैं। और मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने उनको बोला था कि मैं नहीं लिख सकती, क्योंकि बात वही थी कि आप कितना भी लिख लो, आप शायद जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि क्या गुजरी होगी उस पर। तो मेरे कलम मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि मैं कोशिश भी करूं। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम ये बोल नहीं सकती कि तुम नहीं लिख सकती जी। और मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ और आज भी करती हूँ। और तो मैंने लिखा तो क्या था, मैंने शुरुआत ही इससे की थी कि जब मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ तो क्या लिखूंगी मैं, कि मेरे अंदर इतना कुछ है लिखने को जो वो जाने से पहले बोल ही नहीं पाई। जाओ हम सबके दिल की भड़ास को पंक्तियों में उकेर लाओ, पर शब्द हैं कि शर्म से वो भूल गए हैं क्या कहें, किसी के विकृत विचार के सैलाब में कैसे बहें। तो सोच रही हूँ छोड़ दूँ उस रात को दोहराने की, बात करते हैं चलो हम दुनिया भर के ज़माने की, कि अब क्या ही बोलें कितना बोलें, आदतें हैं मर्द की, हो जाते हैं हाथ से, बस भी करो ना तुम, अभी दे दिया ना नाम हमने, निर्भया तुम्हें बुलाएंगे, किसी और की बुज़दिली को अपनी लाचारी से छुपाएंगे। हम लड़कियों के कपड़ों को इंच इंच नापेंगे, हम वक्त की सुई को घड़ी घड़ी झांकेंगे, हम पूछेंगे वो हर सवाल की हदों में रख पाए उनके ख्याल, चारों ओर बिछा रखा है रोक टोक का गहरा जाल। हम कर रहे हर वो कोशिश की रोके लड़कियों को जीने से, और बिना पूछे कोई सवाल लगा रहे लड़कों को हम सीने से। चुपचाप रहना सिखा गया जाने क्यों हर शख्स ही, करने से भी ज्यादा गलत बोलना बतला गया, कह गया कि जो हुआ है उस बात को तुम जाओ भूल, चाहे जिंदगी भर चुभते रहे घावों के वो तीखे शूल। वक्त आ गया है खुल के बोले छोटी सी हर बात भी, फिर सुनने वाला ये न तोले किसने थी शुरुआत की।
घर से ही शुरू करनी होगी बराबरी हर सवाल की, हदें बनेंगी एक सी ही दोनों के ही ख्याल की, आज़ादी होगी दोनों को ही गिरने की फिर उठने की, कोई लिस्ट नहीं होगी अलग से तमीज के पैमानों की, एक दूसरे की कद्र करना सिखाएंगे बचपन से ही, कोशिशें करते रहेंगे हर खुली चोट को हम सीने की, हर खुली चोट को हम सीने की। मैंने ताली बजा रहा हूँ ना कुछ कह रहा हूँ, ये सन्नाटा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। गजब लिखा आपने, गजब लिखा। मतलब शब्द बोलते हैं, खोलते हुए शब्द आपके आते हैं। सो अब थोड़ा सा विषय बदलते हैं, गंभीरता से प्यार पे आ जाएं, रोमांस की लहरों पे आ जाएं। जी अनामिका। देखो सर, हमारा तो रोमांस ही ऐसा है कि हम बहुत पार्टनर के सामने ऐसा बोल रही हैं आप? बहुत ही प्रैक्टिकल वाला है कि मैंने एक बार ऐसे लिखा था कि मतलब लिखा हुआ तो मैं एग्जैक्टली भूल गई, पर हम ऐसे लिखते हैं कि कल दरवाजे में उंगली आ गई और तेरी बड़ी याद आई। क्या बात है। क्योंकि सामने ही नहीं था ना बताने के लिए कि आप सबसे पहले किसके पास जाते हो छोटी सी चोट लगने पर, अरे यार ये देखना यार। तो मुझे लगता है मुझे सबसे ज्यादा याद तब आती है। माँ का स्थान ले लिया, पहले अंगली दरवाजे पाते हुई माँ निकलता था और अब ओए देख तो पर है ना, मैंने ऐसे प्यार क्या है मैंने सोचा यार, तो मैंने ये पूरा मुझे लगता है तरुण ही मेरे सामने था जब मैं लिख रही थी, बहुत पहले लिखा था। तो ये मैंने एक बिना फुल स्टॉप के लिखा था ये पूरा एक, कि किसी ने पूछा कि प्यार क्या है, तो मैंने सोचा बताते हैं प्यार क्या है। कि तो बस अल्फाजों ने एक प्यारी सी करवट ली और दिल को कुछ ऐसे दस्तक दी कि पैरों तले जमीन खिंच गई। आसमान और ज्यादा नीला हो गया, हवा जरा तेज सी चलने लगी और एक उड़ते हुए पत्ते की तरह दिल ने मचल कर एक एहसास जगाया, जिसने रूह को छू कर चुपके से उस साथ को महसूस कराया, जिसकी जिंदगी को एक उम्र से तलाश थी, जो हर लम्हा साथ जिए, हर गम साथ पिए, हर कहानी में उसका एक प्यारा सा किरदार हो, जिंदगी के पन्नों पे लिखा बस उसका ही प्यार हो, हर लड़ाई में जिसका शोर हो, हर चुप्पी में उसकी धड़कन की आवाज हो, और जो बुनने के लिए बेकरार हो तुम्हारे संग एक अलहड़ सी ख्वाहिशों से भरी जिंदगी, जो तुम्हारी धुन में अपनी ताल मिलाकर एक गुनगुना सा संगीत रच जाए, जिसकी हर साज पे तुम झूमने लगो और बेफिक्र से थिरकते कदम अगर कभी दूर भी ले जाएं तो लौट कर वो तुम्हारे ही पास आए, जिसकी नजदीकी तुम्हें तुमसे ही मिला जाए, जिसकी हंसी तुम्हें गुदगुदाए, जिसके आंसू तुम्हें रुलाए और जिसकी मायूसी को तुम मुस्कुराहट में बदलना चाहो, और जब वो पास बैठे तुम्हारी उंगलियों को छुए तो तुम्हारे दिल के तार छिड़ जाएं और कोई पुराना सा भूला हुआ गीत बैकग्राउंड में बज जाए और तुम लंबी सी आह भर कर रह जाओ और दबी आवाज में साथ मिलकर उस गीत के टूटे फूटे बोल गुनगुनाओ और बस वहां उस फिसलते हुए लम्हे को मुट्ठी में कैद कर बार बार दोहराओ। और जब एक महफिल सजे दोस्तों की तो उसकी बेतरतीबी सी आदतों को शिकायत सा थाली में परोस कर पेश कर पाओ और अपने इस हक पर जी भर इतराओ कि है कोई ऐसा जो बस तुम्हारा है, जिसकी हर बेवकूफ़ी, नादानी, समझदारी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है और जिसका हर फैसला तुमसे होकर गुजरता है और जिसकी हर उड़ान तुम्हें भी पंख दे जाती है और हर मुश्किल तुम्हें भी ज़िंदगी के खूबसूरत सबक सिखाती है, जिसके नखरे तुम्हें जान से भी प्यारे हैं और जिसकी गलतियाँ तुमने दिल से स्वीकारे हैं। तो बस यही प्यार है, हाँ बस यही प्यार है। क्या बात है। क्या यही प्यार है? बड़ा लंबा प्यार है। मजा आया, बहुत बहुत अच्छी, मतलब अनुभूतियों को मोती सा पिरोना कोई आपसे सीखे। थैंक यू सर। कौशल, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे दिल में बड़ी इच्छा थी ये जानने की कि क्या होता है कि हम जब परफॉर्म करने लगते हैं, स्टेज पे होते हैं, तो जो फेमस लम्हे होते हैं ना, जो खूबसूरत लम्हे होते हैं स्टेज के, वो रील्स के जरिए सबके सामने आ जाते हैं। हाँ जी। कभी कोई ऐसा लम्हा है कि घर जाके आप खुद हंसे हो कि यार ये क्या हुआ आज मेरे साथ? और हाँ तो बहुत लम्हे, मतलब अच्छे वाले बोल रहे हो कि बुरे वाले बोल रहे हो? थोड़े वियर्ड ऐसे लम्हे जो रील्स पर नहीं आते हैं। तो ये ना आप लोगों को पता नहीं होगा, जो मेरी सबसे जो वायरल हुई आप बोल सकते हो, जो आखिर तुम होते कौन हो कविता थी जी। तो उसमें क्या हुआ था कि पन्नों पर लिख कर गई थी और 3-4 पन्ने थे और मेरी आखिरी में परफॉर्मेंस थी तो पन्ने इधर उधर हो गए। तो मैं सुना रही हूँ और बीच में मैंने ऐसे देखा कि भाई अच्छा अगला क्या है,
तो पता चला पन्ना पलट चुका था। तो मैंने कविता बीच में रोक के बोला ये पन्ना गायब है। अब क्या एडिटिंग में वो तो हट गया, और वो सबसे वायरल पोएम है मेरी, जबकि मैंने उसमें बीच में रोककर ऐसे बोला था अरे पन्ना यहाँ गायब है, और इतने में सब हंसे, और फिर मैंने वहां से दोबारा वो पोएम उठानी, जबकि इतना गंभीर विषय था वो, और सब हंसे बीच में जोर जोर से। और बाद में कई लोगों को लगा कि मैंने जानबूझकर ऐसा बोला कि सबको हंसी आ जाए या समथिंग, जो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हम क्यों करेंगे भाई ऐसा जो जी। पर अगर आप उसको ऑन कर लो ना उस मोमेंट को, अगर आप घबराओ नहीं, अरे यार मैं भूल गया, अटक गया, आप घबराओ मत, आप ऑन कर लो, अरे यार भूल गया, बस लोग समझते हैं वो बात, तो फिर वो ऑकवर्ड नहीं रहता, फिर ऑडियंस आपका बहुत साथ देती है ऐसे में। तो ऐसे कई मोमेंट्स हुए। बहुत खूब। नहीं हम वो कविता को छोड़ने वाले नहीं। अब मुझे लगा यूं बोलेंगी कि अरे पार्टनर वो पन्ना कहाँ गया। पार्टनर सामने बैठे। पार्टनर कहेगा मैंने तो सलीके से रखा था, मुझको दोष मत दे। एक बार तो सर मैं कविता सुनाकर आई, और कविता सुनाते टाइम तो मैं भूल जाती हूँ, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ ना, चलो ये भूल गए आगे बढ़ते जाओ, अभी भी ऐसा हुआ आपको पता नहीं चला होगा। तो घर पहुंची, मुझे लगा यार मैं कविता तो सुना कर आई, कविता थी 3 मिनट की, बड़ी जल्दी खत्म हो गई थी। तो मैंने, इन्होंने वीडियो बनाया था, तो मैंने वापस वीडियो देखा, सर मैं 8 लाइन खा गई थी बीच की। और वो ना वहां किसी को पता चला, ना मुझे जहन में आया, क्योंकि वो गायब हो गई। तो अपन आगे बढ़ गए, हम अपने दिमाग में स्विच है बहुत बढ़िया सा, जो अपन ने स्विच मारा, आगे अगली उस पे चले गए हम। घर आकर मैंने सोचा अरे यार 8 लाइन इतनी महत्वपूर्ण लाइन थी जो छूट गई मुझसे, बट ये होता रहता है परफॉर्मेंस में। हम चाहेंगे ये जो पुरुष प्रधान समाज पे एक थप्पड़ है, आपकी कविता आखिर तुम होते हो कौन, उसे सुनना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे उसको तो मैं बिल्कुल, मैं बहुत कटती हूँ उसे सुनाने से। मुझे लगता है कि लोग फिर अलग टेंशन में बेचारे नहीं हम उसमें ले जाना चाहते हैं आपको। नहीं बिल्कुल, मैं यहाँ पर तो बॉक्स एफएम में आप सुन रहे हैं अनामिका जोशी को। 73399969 हमने अनाउंस जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम फोन की तरफ देख भी नहीं रहे, क्योंकि इतना अच्छा भाव जगत है कि हम उससे इतर होना नहीं चाहते। चैट बॉक्स जरूर कौशल चेक कर लेंगे जी। तो दूसरी कविता का तो पृष्ठभूमि बड़ी प्यारी सी थी कि एक बातचीत से निकली थी ये कविता। मेरे एक मित्र के साथ में बातचीत चल रही थी, जिनकी शादी होने वाली थी, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी जो मुझे लगा कि इस पे बात कर सकते हैं। और कमाल की बात है कि उसी मित्र ने मुझे बोला था कि हम जो बातचीत कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ लिखो, जबकि बात बहस में कन्वर्ट हो चुकी थी। और मुझे समझ में आया कि आप किसी भी मुद्दे को बहस से नहीं जीत सकते, आप अपनी बात रखकर पहले रखो और फिर देखो कि कौन उसको समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। अगर आप बहस में घुसोगे तो बहस तो बात को बहुत पीछे छोड़ देती है, बहस में बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो मैंने लिखा था कि देखो तुम मना नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। देखो तुम मना नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। जब साड़ी के बदले सूट पहनने देते हो और कहते हो कि अरे हम तो बड़े दिल वाले हैं, घूंघट नहीं निकालोगी तो चलेगा, बस मांग भर लेना और हाथ में एक एक चूड़ियां पहन लेना, इससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बड़ों की 4 बात मान लोगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। और फिर तुम अपना प्यार कुछ ऐसे जताते हो कि मुझे मेरे ही अधिकारों का दायरा समझाते हो। तुम मुझे बाहर जाने देते हो, नौकरी करने देते हो, देर से उठने देते हो, अपना नाम बनाने देते हो, और बस देते ही जाते हो। और क्योंकि साथ जिंदगी भर का है तो मैं भी एडजस्ट हो जाती हूँ और एडजस्ट होती ही चली जाती हूँ। तो बस वहीं पर हम सब हार जाते हैं, क्योंकि कौन पूछे तुमसे कि ये देने वाले आखिर तुम होते कौन हो। कौन पूछे तुमसे कि देने वाले आखिर तुम होते कौन हो। कौन हो तुम जिसकी इजाज़त बाय डिफ़ॉल्ट लेनी चाहिए। कौन हो तुम जो खुद को ये अधिकार दे बैठा है कि जो मैं दे रहा हूँ बस वही तुम्हारा है। तो जो मैं हूँ, थी और हो सकती हूँ, उसके पन्ने तो फाड़ ही देने चाहिए, क्योंकि जब मैं पलट कर देखूंगी तो मैं होंगी ही नहीं, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बनने दिया। वाह। क्योंकि जब मैं पलट कर देखूंगी तो मैं होंगी ही नहीं, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बनने दिया। मैं जिसको सूट नहीं स्कर्ट पसंद है, जो चूड़ी को जंजीर मानती है, जो रस्मों को नकारती है, जिसको आरती गाने की आदत नहीं पर सम्मान का अर्थ जानती है, उसको तुम अपने हिसाब की दुनिया का पाठ पढ़ाओगे,
रोज 2 कॉलम में दे सकने और नहीं दे सकने वाले मेरे अधिकार मुझे समझाओगे, और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले, और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। जैसे कि तुम जो हफ्ते में एक बार खाना बनाकर इतराते हो, मेरे घर वालों को फोन करके मुझे जताते हो, और अगर किसी दिन कर लेते हो घर की सफाई तो बस समझ ही लेते हो कि बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए। लेकिन तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद भी कोई नहीं पा सकता। जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिल गए। देखो औरों को कैसे कैसे मिल जाते हैं, और मैं भी इसी भ्रम में रह जाऊंगी कि मुझे इतना कुछ देने वाला मिल गया। भूल जाऊंगी कि हक मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं था। मेरी जंजीर की ताकत तय करने वाले तुम नहीं, मैं खुद थी। मेरे चारों ओर कोई लकीर थी ही नहीं जो अब तुम बनाने चले हो। मेरे पंख का साइज और ऑल्टीट्यूड तुम्हारे दायरे में नहीं आता, वैसे ही जैसा तुम्हारा मेरे। अगर आता है तो वो है एक दूसरे का साथ, और अगर साथ कंडीशन सप्लाइड के साथ आता है तो वो साथ नहीं हिसाब किताब है। और माफ करना, हिसाब किताब में थोड़ी कच्ची हूँ, दिल से अभी भी बच्ची हूँ। मेरी उड़ान ही मेरी पहचान है। मैं इसे साड़ी पहनकर भरूं या जीन्स, इससे कैसे जुड़ गया तुम्हारा सम्मान है। मुझे किसी ऐसी डोर से ना बांधना जिसकी पकड़ तुम्हारे हाथ हो, बल्कि ऐसी डोर से बांधना जिसमें हमारी उड़ान में एक दूसरे का साथ हो। और ये मैं एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ, ये 2 वे रास्ता है। ये 2 वे रास्ता है। मेरे रेस्पेक्ट के मायने मेरे कपड़े, रस्म और श्रृंगार से ना जोड़ना, और मेरे खाना बनाने की स्किल्स को मेरे संस्कारों से ना मोलना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना, और बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम ज्यादा मत घबराना, तुम ज्यादा मत घबराना। बहुत पहले एक पाकिस्तानी किसी शायरा का वैसे पढ़ा था कि पैदा होते हैं तो पिता का साया पुरुष के रूप में पूरा जाल बुनता है। शादी हो जाती है निकाह के बाद पति परमेश्वर चारों तरफ से गायब होता है। फिर जब आप बूढ़ी हो जाती हैं तो बेटा। पुरुष से मुक्त कहीं नहीं हूं मैं। मतलब कभी मैं जी ही नहीं पाई अपनी जिंदगी। हर जगह पुरुष ने कहीं ना कहीं एक द्वार बंद कर रखा था। वो एक अनसेड अधिकार जता रखा है जी। और मुझे लगता है जता रखा है, पर और जो लोग देख रहे हैं कि जता रहा है वो भी कोई सवाल नहीं उठा रहे। देखो मैं आपको वाकई में एक बात बताऊं, हम दोनों के बीच में ना आज भी ऐसे कॉन्वर्जेशंस होती हैं जिसमें मैं अपना पर्सपेक्टिव रखती हूँ, तब उन्हें दिखता है कि अरे हाँ ये इस तरह से हमने सोचा ही नहीं। क्या बात है। और वो इसलिए क्योंकि आपने जो देखा आप वही रिफ्लेक्ट करोगे ना जी। लेकिन कोई बात रखने वाला तो हो कि अगर बेटा अपनी माँ को बोले कि माँ आप स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहनो, तो ये अधिकार बेटे को मिला कैसे? बेटे इससे बेहतर तो नहीं जानता ना वो। उसने देखा कि मेरे पापा टोकते हैं, उसने देखा कि कोई और टोक रहा है, तो उसको अपने आप महसूस हुआ कि अधिकार है मुझे कि मैं कह सकता हूँ अपनी माँ को। तो मुझे लगता है कि वो जिस परिवेश में बड़ा हो रहा है उसको नहीं पता वो क्या ग्रैस्प कर रहा है, लेकिन सवाल उठाने वाले लोग बहुत कम हैं। आपके ही परिवार में सवाल नहीं उठाया जाएगा। आप स्ट्रेंजर्स से कह सकते हो कि ये आप गलत कर रहे हो, आप अपने घर पे नहीं कह सकते। आपको लोगों को दुख मतलब कि दुख हो जाएगा लोगों को, या माहौल खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा लोगों का। ऐसे कई डर अपने को घर के अंदर है जी। बाहर आप बड़ी से बड़ी उंगली उठा सकते हो। मुझे लगता है ये रिवर्स होना चाहिए। पहले घर से शुरुआत करो। क्या बात है, बहुत खूब। बगावत अपने घर से शुरू करिए, अपने घर से करो। गजब, क्या सोच है। सल्यूट। चलते हैं अब इस मकाम को कहते हैं अंजाम देते हैं। वो कहते हैं ना, बातें रही अधूरी बिछड़ना पड़ा हमें। जी। बॉक्स एफएम के मंच से ये पूरे विदेश में भी सुना जाता है, पूरे भारत में सुना जा रहा है। मन की बात, अनामिका जोशी,
हेलो, आई एम अनामिका जोशी। बॉक्स एफएम के माध्यम से मैं सारी स्त्री जगत को या जिस भी जगत को संबोधित करना चाहें, 1 या 1.5 मिनट, अंदर रूह से निकला हुआ सत्य आपकी। सर, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो अभी बात कही ना, ये मैं बहुत रिपीट में कहती हूँ। एक तो मुझे ना इतनी तसल्ली से बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा है बॉक्स एफएम में, इतने प्यार से जो हम बात कर पा रहे हैं, सवाल इतने खूबसूरत हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप जो है मुद्दों को सामने रखने की कोशिश करते हैं, उसमें एक ऑनेस्टी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी जहाँ पर चूक हुई है हम लोगों से भी, हम औरतों से भी, वो ये है कि हम अक्सर बातों को जाने देते हैं, और हम उस वक्त हम नहीं समझ पाते कि इसका रिएक्शन देना है नहीं देना है। मान लो एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, किसी ने एक स्टीरियोटिपिकल जोक मारा, सब हंस देते हैं तो हम भी हंस देते हैं। आप कुछ मत बोलो, पर आप हंसो मत, आप चुप्पी खींच जाओ, और आप देखो उसका असर कितना गहरा होता है। आपकी चुप्पी बोलेगी। अगर आप लोगों से ताल में ताल मिलाने के चक्कर में जाने दो बात को, और उनके साथ मजाक ही तो है करके बोल दो, तो आपको पता नहीं चलेगा कितनी बातें जो कई लोग जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, उसको उखाड़ने में बहुत दिक्कत आएगी हमें। आप जितना स्टीरियोटाइप को जो है जाने दोगे, मुझे लगता है घर पे हो या बाहर हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, या आपके ऑफिस में हो, या आपकी कॉलोनी में हो, जब कोई बात हो रही है जो आपको लगता है सही नहीं है, लेकिन आपको लगता है आप अकेले हैं, इसलिए आपको औरों के साथ में ताल से ताल मिलाकर कुछ नहीं बोलना चाहिए, वहीं आपको चुप रहना चाहिए, या फिर बोलना चाहिए कि इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप भले ही कुछ तर्क उत्तर ना दें, पर आप ये ज़रूर जताएं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, और आप वहाँ चुप हो जाएं, क्योंकि जो बोल रहा है उसको पता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो मुझे बस यही दरख्वास्त है, और कुछ भी नहीं है। आप इतना सा कर लीजिए, अपने कोनों को संभाल लीजिए, पूरी दुनिया में सुधार आ जाएगा। सही को सही कहने की ताकत आपके भीतर आ जाए तो दुनिया एक अलग दुनिया होगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर आँच आए उसूलों पर तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वाह, क्या बात है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। सटीक, बहुत खूब। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे हृदय की पोर पोर से थैंक्स भी गुजर रहा है। थैंक यू सर। जितना अभिनंदन आपका करें, आपके ख्यालातों का करें, आपकी कविताओं को करें, कम है। बॉक्स एफएम दिल की पोर पोर से आपको थैंक यू कहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर